हाँ जी, सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है तैयारी? जल्दी से आ जाएं भाई, टाइम हो गया है। तो जो आपके 3D है स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बोलिए। लास्ट अभी 2 क्लास हो चुकी हैं हमारी सरल रेखा की, तो उसमें किसी भी प्रकार का कंसेप्ट में डाउट हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बोल सकते हो। एक बार उसको देख लेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट आगे की क्लास। तो समझ में तो आप सभी को आ रहा होगा। तैयारी है वो लगातार चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो जल्दी से जुड़ जाएं भी 1 मिनट के अंदर, तब तक हम, अगर आपका कोई डाउट नहीं है, वॉइस तो आ रही है ना प्रॉपर? एक बार कमेंट करके बताएं कि वॉइस है वो प्रॉपर आ रही है क्या। फिर हम करते हैं एक बार रिकॉल अभी तक जो 2 क्लास में पढ़ लिया है, ताकि चीजें हैं वो हमारे क्लास के अंदर ही याद हो जाए। जी सर, ठीक है। तो वॉइस आ रही है तो हम करें फिर शुरू। अभी 2 लास्ट क्लास में हमने सरल रेखा के बारे में क्या क्या पढ़ा है उनके बारे में देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो सबसे फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था सरल रेखा को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। सॉरी, 3 में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आपके पास एक पॉइंट से गुजरने वाली और एक सदिश के समांतर, या मैं बोलूँ किसी वेक्टर के समांतर किसी रेखा के समीकरण निकालने होनी, तो हम निकाल सकते हैं। यानी एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं हम शॉर्ट में, रफली। दूसरा, आपके पास अगर 2 पॉइंट गिवन है तो वहां से हम यूनिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। और तीसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए 2 असमांतर प्लेन। तो जब असमांतर प्लेन है तो जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से हमेशा एक सरल रेखा गुजरती है। ठीक है ना? तो ये हमने सबसे पहले देखा था। उसके बाद देखी थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जल्दी से दोबारा रिकॉल कर लेते हैं ताकि चीजें हैं वो हमें यहां पर ही याद हो जाए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की समीकरण, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सीधा। वेरी गुड मॉर्निंग सरिता जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने क्या देखा था? डायरेक्ट लिखता हूं मैं, आपके पास एक पॉइंट गिवन है और एक डायरेक्शन गिवन है, तो उस केस में आपके पास r बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम d वेक्टर। जहां पर a वेक्टर है वो गिवन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश है, और d वेक्टर है वो जिस वेक्टर के समांतर आपकी सरल रेखा है यानी कि डायरेक्शन है। इसका अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो आपके पास x माइनस एक्स वन अपॉन में a बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में b बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में c। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म या बोले सममित रूप है, सिमेट्रिक फॉर्म है, जबकि ऊपर वाला आपके पास वेक्टर फॉर्म है। और अगर मैं इसको लेमडा के बराबर पुट कर देता हूं तो x बराबर x1 प्लस a लेमडा, y बराबर y1 प्लस b लेमडा और z बराबर z1 प्लस c लेमडा, जो आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म है यानी कि प्राचलिक रूप है। तो ये आपके पास थी जब एक बिंदु और एक डायरेक्शन गिवन हो, उस केस में सरल रेखा की समीकरण। अगर आपके पास 2 बिंदु गिवन है तो उस केस में आपके पास जो सरल रेखा की समीकरण होगी वो होगी r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम b माइनस a वेक्टर। उसके बाद अगर हम बात करें 2 पॉइंट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपके पास x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन बराबर z माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस जेड वन। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण है। अब मैं बात करूं आपके पास नेक्स्ट 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली सरल रेखा की समीकरण है, वो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। और दूसरा प्लेन आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो ये दोनों इक्वेशन एक साथ एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं, और ये आपके पास व्यापक समीकरण यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की समीकरण है। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की समीकरण है व्यापक रूप में। तो ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। अगर हम बात करें सेकंड क्लास की, फर्स्ट क्लास में एक चीज और भी देखा था कि हम जो व्यापक रूप है उसको सिमेट्रिक फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं,
वो भी हमने देख लिया था। सेकंड क्लास में हमने देखा था किसी स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पर किसी जनरल पॉइंट के यानी किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक हम किस प्रकार निकालते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, आपके पास ये सरल रेखा की समीकरण है x माइनस x1 अपॉन में a y माइनस y1 अपॉन में b बराबर z माइनस z1 अपॉन c, और मान लेते हैं ये लेमड़ा के बराबर है। तो इस रेखा पर किसी भी जनरल पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, किसी भी व्यापक बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो हम किस प्रकार निकालते हैं। माना व्यापक बिंदु m है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इन दोनों से आपके पास x1 प्लस a लेमड़ा, y1 प्लस b लेमड़ा और y1 प्लस b लेमड़ा और z1 प्लस c लेमड़ा आपके पास किसी व्यापक बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद में देखा था दो सरल रेखाओं के बीच में कोण, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखाओं के बीच में हमें कोण निकालना था। तो अगर आपके पास सरल रेखा वेक्टर फॉर्म में है r वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमड़ा टाइम d1 वेक्टर और दूसरी रेखा r वेक्टर बराबर a2 प्लस लेमड़ा टाइम d2 वेक्टर है, तो इस केस में इन दोनों के बीच में जो कोण होगा cos थीटा बराबर d1 डॉट d2 अपॉन में d1 d2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण के कोसाइन का मान हो जाएगा। अगर आपके पास रेखा L1 की दिक् अनुपात A1 B1 C1 है, रेखा L2 के दिक् अनुपात A2 B2 C2 है, तो उस केस में अगर आपसे कोण पूछा जाए तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, नहीं होगा, यहाँ पर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर का अंडर रूट और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपके पास जब रेखाओं की दिक् अनुपात गिवन हो, उस केस में उन रेखाओं के बीच में कोण निकालने का फॉर्मूला है, वो आपको ये यूज करना है। अगर उसके दिक् कोज्या गिवन है, अगर उसकी दिक् कोज्याए गिवन है तो हम किस प्रकार निकालेंगे, कोस थीटा है वो आपके पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2, और हम जानते हैं नीचे क्या आएगा, L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, सॉरी L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, जिसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो नीचे कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ से हमने देखा था, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ऊपर वाले से कि L1 और L2 अगर आपके पास दो रेखाएं हैं, या आपके पास L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, अगर दो रेखाएं आपके पास परपेंडिकुलर हैं, इफ एंड ओनली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 का मान है वो 0 हो जाएगा। और अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं, तो उस केस में आपके पास A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी कि उन रेखाओं के जो दिक् अनुपात हैं वो क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो ये आपके पास कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन ऑफ पैरेलल की है, यानी लंबवतता की शर्त और समांतरता की शर्त है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और देखा था, क्या था आपके पास इसके बाद, कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं तो उनके बीच जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा था दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। तो अगर आपके पास ये रेखा L1 बराबर 0 है, ये रेखा L2 बराबर 0 है, और ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु मान लेते M है, तो करना क्या है, L1 के ऊपर आपको इसका जो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे अगर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ से संतुष्ट कराकर हम लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास उस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। और लास्ट कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था वो था एक रेखा और एक बिंदु के बीच में था। तो अगर आपके पास कोई ये बिंदु है और ये आपके पास कोई रेखा है,
तो इस बिंदु, मान लेते हैं बिंदु P है, तो P बिंदु से इस रेखा पर लंब पाद के निर्देशांक निकाले थे m। दूसरी चीज हमने क्या निकाला था, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी निकाली थी, मान लेते हैं वो स्मॉल p है। और तीसरी चीज, इस बिंदु का इस रेखा के अंदर हमने निकाला था इमेज यानी कि प्रतिबिंब निकाला था। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे निकाला था, माना बिंदु P का लंब पाद m है और इस रेखा की डायरेक्शन हम मान लेते हैं d डायरेक्शन है। तो हमने क्या किया था कि माना इस रेखा पर बिंदु m है जो P का लंब पाद है, तो m के निर्देशांक हमने कैसे निकाले, किसी जनरल पॉइंट के निर्देशांक की हेल्प से। फिर हमने क्या किया, pm वेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि pm वेक्टर है वो लंबवत होगा d वेक्टर के, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और यहां से हमने क्या किया, लेम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास p के m के कोऑर्डिनेट मिल गए, हमें m के कोऑर्डिनेट मिल गए। और जैसे ही m के कोऑर्डिनेट मिले तो हमें क्या मिल गया, लंब पाद मिल गया। ये हमारे पास क्या है, बिंदु P का रेखा में लंब पाद है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फिर हमें इन दोनों बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और हमें निकालना है P डैश, यानी कि इस बिंदु का इमेज या प्रतिबिंब निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके हम P डैश का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी लास्ट 2 क्लास थी जिसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़े थे। तो आप कोई भी क्लास पढ़ो, आपको जैसे जैसे पढ़ रहे हो उसी सीक्वेंस में डेली लिख कर देखो। अगर आपकी क्लास सुबह 8:15 बजे हो रही है तो 8 बजे 10-15 मिनट पहले आपको ये टॉपिक लिखना है, सिर्फ टॉपिक का नाम लिख लो आप। मैं ये नहीं बोला कि आप पूरा डिटेल से करो, आपको 5 मिनट लगेंगे। अगर आपने नाम लिख लिया सीक्वेंस वाइज, पहले ये टॉपिक पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, तो आप मानकर चलो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको अपने आप ही दिमाग में आते रहेगा, अच्छा इसमें ऐसे किया था, इसमें ऐसे किया था। बट होता क्या है कि मैं तो यही याद नहीं रहते कौन कौन सा टॉपिक है। टॉपिक तो बहुत बड़ी बात है, हमें सिलेबस का नहीं पता रहता कि इसमें कौन कौन से अपने 11th 12th की कौन से टॉपिक हैं, बीएससी के कौन से टॉपिक हैं, एमएससी के कौन से टॉपिक हैं। अगर जब तक ऐसा नहीं होगा तो तैयारी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको डेली रिवीजन करना है। तो ये हमारी थी लास्ट 2 क्लासें। आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, और आज हमारी जो 3D के अंदर सरल रेखा की लास्ट क्लास रहेगी। तो जिसके अंदर आपके पास टॉपिक है सबसे पहले विषम तलीय रेखाएं यानी स्क्यू लाइन। तो मैंने आपको बता दिया पहले भी, विषम तलीय रेखाएं कौन सी होती हैं, ऐसी रेखाएं जो ना तो समांतर हो और ना ही क्या हो, समतलीय हो। यानी एक समतल में विस्तृत नहीं होनी चाहिए और ना ही वो क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो ऐसी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम तलीय रेखाएं कहलाती हैं। ना तो समांतर हो ना ही प्रतिच्छेद करती हो, ऐसे बोल सकते हैं, ना ही प्रतिच्छेद करती हो। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी रेखा जो ना तो समांतर हो ना ही प्रतिच्छेद करती हो। ये इसको अपन थोड़ा सा लैंग्वेज सही से लिखें, ऐसी रेखा जो समांतर नहीं हो एवं प्रतिच्छेद नहीं, एवं प्रतिच्छेद भी नहीं करती हो, एवं प्रतिच्छेद नहीं करती हो, विषम तलीय रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विषम तलीय रेखाएं कहलाती हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं विषम तलीय को स्क्यू लाइन। विषम तलीय यानी कि जो तल अलग अलग हो, विषम तलीय रेखाएं कहलाती। सीधा सीधा बात है, जो रेखाएं ना तो समांतर हो और ना ही प्रतिच्छेद करती, एक दूसरे को ना तो कट करती हो और ना समांतर हो, तो ऐसी रेखाएं हैं वो विषम तलीय रेखाएं कहलाती। अगर आप 2D के अंदर देखोगे, 2D ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, तो वहां पर रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी, तीसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती है।
बट हम देखें 3D के अंदर तो वहां पर रेखाएं हैं वो ऐसी हो सकती हैं जो समांतर भी ना हो और प्रतिच्छेद भी ना करती हो। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से आपको चीजें हैं वो थोड़ी सी यहां से विजुलाइज कर सकते हो। जैसे एक रेखा मैं अगर इस प्लेन में ले लेता हूं, ये सॉरी ऊपर वाले में, अगर मैं इसको बोलूं ए ओ ए आपके पास ये ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, और ये आपके पास कोई जी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैं एक रेखा अगर इस प्रकार ले लेता हूं, ये वाली रेखा सी जी और रेखा ए बी है, ये दोनों रेखाएं ना तो समांतर हैं, समांतर भी नहीं है, क्योंकि इस टाइप होती तो समांतर होती, अगर रेखा ओ डी और सी जी होती तो वो समांतर हो जाती, बट ये रेखाएं ना तो समांतर हैं और ना ही प्रतिच्छेद करेंगी। आप देख सकते हो, क्यूब ले सकते हो या आप मकान जिस मकान में बैठे हो तो एक रेखा ऊपर से खींच दो उस कोने से और एक नीचे ऐसे खींच दो, तो ये ना तो समांतर है ना ही प्रतिच्छेद करेंगे, ना तो समांतर है और ना ही प्रतिच्छेद करेंगे, यानी ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना स्क्यू लाइन क्या होती है और किस प्रकार इसको हमें विजुलाइज कर सकते हैं, तो ये आप इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, दो रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी निकालनी है। तो 3D में है जो रेखाएं तीन टाइप की हो सकती हैं, या तो वो आपके पास पैरेलल होंगे, या आपके पास क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, या वो स्क्यू लाइन होंगे। तीन टाइप की लाइन हो सकती हैं। अगर रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, सॉरी इंटरसेक्ट करती हो तो उनके बीच में दूरी हमेशा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, बट स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस और पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। तो सबसे पहले हम स्क्यू लाइन के लिए देखते हैं SKEW स्क्यू लाइन, ठीक है ना। सबसे पहले हमें स्क्यू लाइन के बीच में दूरी देखते हैं। तो स्क्यू लाइन के लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास ये रेखाएं दो स्क्यू लाइन, आपको लग रहा होगा कि ये रेखाएं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो बनाया था अभी यहाँ पर, हमने जो ये बनाया था क्या बोलते हैं, क्यूब बनाया था, और क्यूब की तरह हम कुछ आयत वगैरह ऐसा बना सकते हैं जो आगे से क्या हो, थोड़ा सा आगे से आपके पास छोटा हो और पीछे से बड़ा हो, तो उस केस में हमें ऐसी लाइन मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों लाइन ना तो समांतर है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अलग ही समतल में स्थित, अलग अलग समतल में, इसीलिए बोलते हैं विषम तलीय, यानी इनका तल अलग अलग है। तो इस प्रकार की लाइन है ये। तो मान लेते हैं ये आपके पास L1 बराबर 0 है और ये आपके पास L2 बराबर 0 लाइन है। तो मैं लिखता हूं माना रेखा, दो रेखा आपके पास, रेखा L1 है जो आपके पास R वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमडा टाइम D1 है। दूसरी रेखा आपके पास L2 है जो है R वेक्टर बराबर A2 प्लस लेमडा टाइम D2 वेक्टर, लेमडा टाइम D2 वेक्टर आपके पास है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेखाओं के बीच में लघुत्तम दूरी फाइंड आउट करनी है, और लघुत्तम दूरी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, रेखा L1 है वो बिंदु A से गुजरती है जिसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर A1 है, और रेखा L2 है वो आपके पास बिंदु B से गुजरती है और जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है वो A2 है। यहां से देख सकते हो ये रेखा A1 से गुजरती है और ये रेखा A2 से गुजरती है। अब हमें करना क्या, कंसेप्ट ध्यान रखना है, हमें क्या करना, मान लेते हैं आपके पास लघुत्तम दूरी है, ये आपके पास लघुत्तम दूरी है और ये आपके पास मान लेते हैं PQ है, क्या है, PQ लघुत्तम दूरी है। तो हम अगर ऐसा करें, ये आपके पास AB वेक्टर है, ये आपके पास PQ वेक्टर मिल जाए, अगर PQ वेक्टर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, AB वेक्टर का PQ पे प्रक्षेप निकाल देंगे, AB वेक्टर का PQ पर प्रक्षेप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास लघुत्तम दूरी मिल जाएगी, किसकी, इन दोनों रेखाओं के बीच में लघुत्तम दूरी मिल जाएगी। तो किस प्रकार निकाले, हमें PQ वेक्टर चाहिए, पहले तो देखो PQ वेक्टर चाहिए, तो रेखा L1 की जो डायरेक्शन है वो आपके पास D1 गिवन है,
L2 की जो डायरेक्शन है वो आपके पास D2 गिवन है, और यहां से आप देख सकते हो कि जो वेक्टर आपके पास PQ होगा वो वेक्टर D1 के भी लंबवत है और D2 के भी लंबवत है। जो PQ वेक्टर आप ले रहे हो वो आपके पास क्या होगा, D1 के भी लंबवत होगा लघुत्तम दूरी में, और D2 के भी लंबवत होगा। तो यहां से आप PQ वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा बताओ भाई, एक ऐसा वेक्टर है जो दो वेक्टर के लंबवत है और D1 और D2 के लंबवत है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि दो वेक्टरों के लंबवत अगर हमें तीसरा वेक्टर चाहिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो PQ वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, D1 क्रॉस D2 वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास वेक्टर आ गया है, ये दूसरा वेक्टर है। तो अब हमें चाहिए PQ, ये आपके पास PQ वेक्टर आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, L1 और L2 के मध्य लघुत्तम दूरी, L1 एवं L2 के बीच लघुत्तम दूरी हमें चाहिए, लघुत्तम दूरी चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ भाई, लघुत्तम दूरी में AB रेखा का, AB का PQ पर प्रक्षेप, या मैं बोलूं AB वेक्टर का PQ वेक्टर पर प्रक्षेप है, ये क्या बताता है, इस दोनों रेखाओं के बीच में लघुत्तम दूरी को बताएगा। इसका इस पे प्रक्षेप लेना है, यानी इसका इस पे प्रक्षेप लेने का मतलब है AB वेक्टर डॉट PQ कैप। यही तो होता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर प्रक्षेप लेना है तो ए डॉट बी कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी डॉट पी क्यू हो जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, ए बी वेक्टर क्रॉस ना सो डॉट पी क्यू वेक्टर अपॉन में पी क्यू कैप। ए बी वेक्टर आपके पास A2 माइनस A1 हो जाएगा, डॉट पी क्यू वेक्टर है D1 क्रॉस D2 हो जाएगा। और यहां से आप देखोगे तो पी क्यू आपके पास ये कैप नहीं आएगा भाई नीचे, ये यहां पर क्या आएगा, पी क्यू का मॉडुलस आएगा, पी क्यू वेक्टर का मॉडुलस। तो ये D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस आ जाएगा। और इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे, यहां से देखोगे ना ए बी वेक्टर कितना आएगा, B माइनस ए आ जाएगा, B माइनस ए आ जाएगा। और यहां से आप देखोगे तो ये आपके पास क्या है, ये बॉक्स प्रोडक्ट है A2 माइनस A1 D1 वेक्टर D2 वेक्टर का, और ये नीचे आपके पास आ जाएगा D1 क्रॉस D2। अब ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ये लंबाई है, उस लंबाई को अगर मैं स्मॉल p से डिनोट कर देता हूं, तो ये आपके पास दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी आ गई है। क्या क्या आपके पास गिवन होगा, A1 A2 D1 D2 सब गिवन होंगे। A1 आपके पास रेखा जो L1 गुजरती है उस बिंदु है, A2 आपके पास वहां से L2 रेखा गुजरती है, D1 है वो L1 रेखा की क्या है आपके पास डायरेक्शन है, और जो D2 है वो आपके पास L2 रेखा की क्या है डायरेक्शन है। तो करना क्या है, A2 माइनस A1 डॉट D1 क्रॉस D2, या इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, या आप जानते हो A डॉट B क्रॉस C, ये आपके पास तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट है ABC। इस प्रकार हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, यहां पर आपके पास बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपके पास आ गई है दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, क्या आ गई है, दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी। तो यहां तक बताओ भी किसी को किसी प्रकार की डाउट हो तो किस प्रकार निकालना, ये अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको, अब ये डेरिवेशन आपको ध्यान नहीं रखना, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। और इस फॉर्मूले से आप ये लिख सकते हो, नेक्स्ट, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखाएं L1 एवं L2 प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि उनकी जो दूरी है वो कितनी होती है, बीच की जीरो। इंटरसेक्ट करेंगे रेखाएं तो उनके बीच में दूरी हमेशा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे दूरी जीरो होगी तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, A2 माइनस A1 डॉट D1 क्रॉस D2 बराबर जीरो। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि A2 माइनस A1 D1 क्रॉस
D1 D2 ये आपके पास तीन वेक्टर हैं, इनका बॉक्स प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, आज शायद इसमें लिखा नहीं है, वो आप कल वाली स्लाइड में देख लेना, कि हमने कहा था कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो k का मान निकालना है। तो यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो दूरी 0 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो दो बिंदु गिवन है A2 माइनस A1 निकालना है, D1 डायरेक्शन D2 डायरेक्शन, इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर देना है। और जैसे बॉक्स प्रोडक्ट 0 करेंगे तो वहां से हमारे पास k का मान आ जाएगा। तो मैंने कहा था उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, तो इस कंसेप्ट की हेल्प से वो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर आपके पास बिंदु A1, अगर आपके पास, मैं यहां पर लिखूं ऐसा कि A बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, B जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। अगर आपके पास D1 वेक्टर है वो A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप है, और D2 जो वेक्टर है A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। या मैं ऐसे बोलूं कि रेखा L1 है वो बिंदु A से गुजरती है और जिसकी दिक अनुपात A1 B1 C1 है, यानी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। रेखा L2 है बिंदु B से गुजरती है जिसके दिक अनुपात A2 B2 C2 हो, यानी कार्टेशियन फॉर्म में आपको सरल रेखा की समीकरण गिवन है, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, तब L1 एंड L2 प्रतिच्छेद करेंगी। क्या मैं लिखूं यहां पर तब की जगह, यदि L1 और L2 प्रतिच्छेद करती हो तब आपके पास क्या होगा, यहां से A2 माइनस A1 D1 D2 इनका अगर हम लिखें बॉक्स प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यही तो होगा A2 माइनस A1 वेक्टर। और D1 वेक्टर क्या है, A1 A2 A1 B1 C1, A1 B1 C1, और ये A2 B2 C2 बराबर 0। तो ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी ध्यान रखना है, और ये आपको ध्यान रखना है कौन से में, वेक्टर फॉर्म में। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसकी कंडीशन ये है, प्रतिच्छेदन की शर्त, और ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इन दोनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। और आपसे बोला जाए कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कुछ मान दे देंगे, उसका मान बताओ, तो यहां से आप उसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कल वाला क्वेश्चन हमारे पास है नहीं आज, अदरवाइज उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करके देख सकते थे। बट अब आपको ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेदन की शर्त, और चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रतिच्छेदन की शर्त, कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद है वो कब करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बताओ भाई यहाँ तक कोई समस्या समझ में आ रही है? सरल रेखा है, बहुत ही आसान है। दो रेखाओं के बीच की दूरी हमने निकाल ली। अगर रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो उस केस में दूरी न्यूनतम कितनी होगी, 0। लघुत्तम दूरी निकाल रहे हैं, 0 होगी, तो इसको हमने 0 के बराबर रखा। ये 0 बराबर होने का मतलब ऊपर वाला 0 के बराबर, और जैसे ऊपर वाला 0 के बराबर लिखा तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ गई शर्त। तो इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट, समांतर रेखाएं हैं। अगर आपके पास यदि रेखा L1 एवं L2 समांतर है, यदि L1 रेखा L2 के समांतर हो, हम जानते हैं अगर रेखाएं समांतर हैं तो उस केस में दोनों रेखाओं की डायरेक्शन सेम होगी। तो मान लेते हैं आपके पास L1 रेखा अगर R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा D वेक्टर है, और L2 वेक्टर आपके पास, L2 रेखा आपके पास A2 प्लस म्यू D वेक्टर है। ये आपके पास लेमडा म्यू कांस्टेंट है, ये अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, बट D वेक्टर है, ये रेखा समान होगी, यानी डायरेक्शन इनकी सेम होगी। और जैसे डायरेक्शन सेम होगी तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो मान लेते हैं आपके पास रेखा L1 रेखा आपके पास ये है, ये रेखा आपके पास L1 है, और ये रेखा आपके पास L2। ये आपके पास L2 रेखा, L2 रेखा है, तो इनकी डायरेक्शन दोनों की D डायरेक्शन है,
दोनों की डायरेक्शन क्या है, डी डायरेक्शन है। मान लेते हैं ये रेखा बिंदु ए से गुजरती है जिसके कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और ये रेखा आपके पास बिंदु बी से गुजरती है जिसका पोजीशन वेक्टर है वो A2 है और इसका A1 है। ये A1 है और ये A2 है, तो इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो हमें ये वाली दूरी निकालनी है। मान लेते हैं ये दूरी आपके पास BP है, BP है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास AB वेक्टर है, ये आपके पास AB वेक्टर हो गया, ये आपके पास BP वेक्टर हो गया। एक चीज और मानना है कि हमें AB और इसके बीच में कोण है वो थीटा है। AB और इस रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण कितना है, थीटा कोण है। ये हमें कंडीशन हमने माननी है, बाकी कंडीशन हमें गिवन थी। क्या क्या, ये रेखा बिंदु A से गुजर रही है, डायरेक्शन D है, ये बिंदु B से गुजरी, इसकी डायरेक्शन भी D है, और इन दोनों के बीच में कोण हमने थीटा मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें BP निकालना है, हमें BP निकालना है, यानी दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। तो यहां से आप देखोगे तो यहां से मैं लिखूं BP, तो इस त्रिभुज की हेल्प से आप BP का मान कितना आ जाएगा बताओ भाई। इस त्रिभुज की हेल्प से BP का अगर आप मान लिखते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा AB साइन थीटा। कितना आ जाएगा, AB साइन थीटा आ जाएगा। अगर मुझे निकालना BP का मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, तो मुझे निकालना है BP का मोड। तो ये आपके पास इस त्रिभुज की हेल्प से क्या हो जाएगा, AB को साइन थीटा, AB साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं मोड AB मोड साइन थीटा। अब आपके पास साइन थीटा का मान आपको चाहिए। साइन थीटा का मान आप जानते हो A क्रॉस B बराबर, चूंकि ये होता है A का मोड B का मोड और साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर आप दोनों साइड मोड ले लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस B का मोड बराबर मोड A मोड B साइन थीटा, और एन कैप का मोड है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एन कैप तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मॉडुलस है वो 1 होगा। और यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा बराबर A क्रॉस B अपॉन में मोड A मोड B। यही तो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो यहां से देखो AB वेक्टर है आपके पास, ये AB वेक्टर का मॉडुलस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से आप देखो ये आपके पास D वेक्टर है और ये आपके पास AB वेक्टर है, तो इनका क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू AB वेक्टर क्रॉस साथ में क्या आ जाएगा, D वेक्टर आ जाएगा अपॉन में AB का मॉडुलस और साथ में आ जाएगा D का मॉडुलस। A की जगह आपके पास क्या आ गया, AB वेक्टर आ गया, और ये आपके पास D वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो कोण थीटा है। तो जैसे हमने ये रखा AB से AB कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा AB क्रॉस D वेक्टर का मॉडुलस अपॉन में D वेक्टर का मॉडुलस। और चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, आप चाहो तो यहां से ये भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास AB वेक्टर क्रॉस D कैप का मॉडुलस। तो ये आपके पास आ गया है, इस लेंथ को अगर मैं नाम P दूं तो ये P का मान आपके पास ये आ गया है, ये आपको ध्यान में रखना है AB वेक्टर। और इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, AB वेक्टर का मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस D कैप, क्रॉस D कैप। तो ये भी आपको इसके साथ ही याद रखना है। तो ये आपके पास दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके बीच में क्या है, लंबवत दूरी, उनके बीच में लंबवत दूरी का फॉर्मूला है वो ये। अब छोटा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर गलती होने की जो संभावना है, यहाँ पर देखो A2 माइनस A1 D कैप लिखो या D अपॉन D मॉडुलस लिखो, ये बीच में क्या आ रहा है, ये क्रॉस का साइन है, बस ये ध्यान रखना है, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। जबकि हमने स्क्यू लाइन लिखी थी, तो ये आपके पास डायरेक्शन है D1 क्रॉस D2, यहाँ पर आपके पास डॉट है, ये डॉट है, देखो इसका और इसका मॉडुलस सेम है, डायरेक्शन D1 और D2 अलग अलग थी तो D1 क्रॉस D2 आ गया,
वहां डायरेक्शन डी थी तो डी ही आ गया, बट यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर आपके पास क्रॉस है, यहाँ पर आपके पास क्रॉस है, छोटा सा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है जब रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच में क्रॉस आएगा, और रेखाएं अगर आपके पास स्क्यू लाइन है तो उनके बीच में लंबवत दूरी निकालनी है तो उनके बीच में डॉट आएगा। और ध्यान रखने के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हो, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस तो आ ही गया पहले बीच में तो डॉट आ जाएगा, और वहां क्रॉस नहीं आया है तो वहां क्रॉस आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा सा, ताकि दोनों में मिक्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो। हालांकि हमने पूरा डेरिवेशन देखा है, बट डायरेक्ट आपको अब ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही फॉर्मूले आपको दोनों डायरेक्ट याद रखने। उम्मीद है आपको ये दोनों कंसेप्ट भी समझ आ गए, डेरिवेशन भी समझ आ गए और फॉर्मूले भी समझ आ गए होंगे। अब आपको इनको डायरेक्ट याद रखना है, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। यहां तक बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन करो, डाउट है तो बताओ भी सर एक बार दोबारा समझाओ। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, समझ आ गया या नहीं आया। अगर किसी कंसेप्ट में डाउट हो तो बोल दो, एक बार दोबारा देख लेंगे। अगर चीजें समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। हमने देखा था पहले स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। दो रेखाओं के बीच अगर रेखाएं आपके पास स्क्यू लाइन है, स्क्यू लाइन होने का मतलब उनकी डायरेक्शन अलग होगी, तो इस केस में जो लंबवत दूरी है वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा a2 माइनस a1 d1 डॉट प्रोडक्ट d1 क्रॉस d2 अपॉन में मॉडुलस d1 d2, सॉरी d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस। नेक्स्ट आपको इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 d1 d2 का बॉक्स प्रोडक्ट, और नीचे आपके पास d1 क्रॉस d2 का मॉडुलस। नेक्स्ट अगर आपके पास रेखाएं क्या हो, इंटरसेक्ट करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में p का मान 0, तो यहां से आपके पास आता है a2 माइनस a1 d1 d2 बराबर 0। और थर्ड चीज आपके पास आई थी, लाइन अगर पैरेलल है, यानी कि रेखा अगर समांतर हो, तो उस केस में p का मान आपके पास a2 माइनस a1, यहां पर क्रॉस आएगा d कैप का मॉडुलस। ये भी मॉडुलस आएगा भाई, यहाँ पर मॉडुलस लिखा कि नहीं लिखा वहां पर, क्योंकि रेखा हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, रेखाएं हमेशा नॉन नेगेटिव, यहाँ पे लगा लेना भाई, मॉडुलस लगा लेना, रेखा नहीं सॉरी दूरी है, दूरी हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर आपको मॉडुलस लगाना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका कमेंट नहीं आया है, क्या समझा जाए भाई? आवाज नहीं आ रही है आपके पास, या समझ में नहीं आया है? हाँ या ना में कुछ तो बताओ। नहीं आया तो आप बोल दो सर समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। अगर समझ में आ गया तो बोल दो सर समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं। जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा भाई? सरिता जी बोल रहे हैं क्लियर है सर, बाकी भी साथी बोले भाई, या सिर्फ सरिता जी को ही क्लियर है? कृष्णा शर्मा नो डाउट सर, ठीक है भाई, ऐसे बोलते रहा करो बीच बीच में, ताकि मुझे लगे भी आप देख रहे हो, ठीक है ना। वैसे एक तो ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता कौन देख रहा है क्या कर रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत कमेंट बीच में करते रहोगे तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई चलो ठीक है, बच्चों को समझ में तो आ रहा है। चलो तो अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन करो, तो ये हमने पढ़ा अभी तक, आज की क्लास में सिर्फ ये 3 चीजें पढ़ी। अब इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे जो पीछे आए हुए हैं आरपीएससी के अंदर। आंसर भी बता दिया अभी अक्षय नागर जी ने, कृष्णा शर्मा, मीनू शेखावत की ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। ये दो रेखाएं हैं, r बराबर a1 प्लस लेमड़ा b1 a2 बराबर म्यू b2 के मध्य न्यूनतम दूरी निकालनी है। डायरेक्शन है आपके पास b1 b2, और पॉइंट के जो आपके पोजीशन वेक्टर a1 a2 है, तो उनके बीच में लंबवत दूरी मिनिमम निकालनी है। तो क्या a2 माइनस a1 डॉट, बीच में डॉट आएगा क्योंकि क्रॉस आ चुका है, b1 क्रॉस b2, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। यहां पर देखो
ये बीच में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ये गड़बड़ होगी मॉडुलस वाली, तो ध्यान रखना डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बिल्कुल सही है अभी पूनम शर्मा, आपका भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दो सरल रेखाएं गिवन है तो इंटरसेक्ट कब करेंगे? दो सरल रेखाएं इंटरसेक्ट कब करेंगी बताना आपको। रेखा r बराबर a1 प्लस लेमड़ा b1 और r बराबर a2 प्लस लेमड़ा b2, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन की शर्त अभी बताई थी क्या? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मान 0 हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हो सकता है आपके पास यहाँ पर a1 b1 a2 b2 का मान दे देगा, तो आप उसका मान रख के इस फॉर्मूले में आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे कल वाला क्वेश्चन आज आप कर लेना, वो जो आपको कल बताया था अभी आगे करेंगे वो क्वेश्चन आप कर लेना। ये बताओ, ये क्वेश्चन आप करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार तो इस क्वेश्चन को देख के ऐसे नहीं लगेगा कि रेखा की समीकरण है क्या। क्या पूछा है? रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी निकालनी। यहां से आप इनके डायरेक्शन देखो, अगर डायरेक्शन सेम है तो रेखाएं समांतर हैं, अदरवाइज समांतर नहीं है तो वो रेखाएं क्या होंगी? स्क्यू लाइन होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग होंगी तो दूरी 0 आ जाएगी, और इंटरसेक्टिंग नहीं है तो कुछ न कुछ आपके पास दूरी आ जाएगी। तो पहले तो ये देखो सरल रेखा की समीकरण है या नहीं है। मैंने अगर इसको सबसे पहले देखा था इस क्वेश्चन को, तो मुझे तो इसको देख के लगा ही नहीं था भी ये सरल रेखा की समीकरण भी है क्या। उसके बाद 1-2 सेकंड बाद अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, तो किस किस को लग रहा है अभी ये सरल रेखा की समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर मैं L1 लिखता हूं, R वेक्टर बराबर -3 लेमड़ा के कैप, या इसको मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, लेमड़ा -3 के कैप। तो R2 वेक्टर बताओ भाई क्या आ जाएगा आपके पास? R2 वेक्टर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर T लिख दिया है, तो T लिख दिया तो कोई समस्या नहीं, जैसे लेमड़ा है जैसे म्यू है वैसे T भी तो हो सकता है जो हम पैरामीटर है। तो यहां पर देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? आई कैप माइनस कहीं प्लस टी को बाहर ले लेता हूं, ये माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप। इसको मैंने क्या किया? टी वाले टर्म एक साथ लिख दिए हैं, बाकी टर्म एक साथ, तो यहां पर आई कैप आ गया प्लस टी जैसे ही कॉमन लिया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप आ गया। तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई D1, ये आपके पास डायरेक्शन आ गई D2। क्या करना है? इनके बीच में लघुत्तम दूरी निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए? लघुत्तम दूरी। E का फॉर्मूला है वो A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट D1 क्रॉस D2 का, और इसके अंदर इसके मैग्नीट्यूड का भाग देना। तो यहां पर देखो D1 A2 माइनस A1 कर लेते हैं, A2 माइनस A1 आपके पास कितना आ जाएगा? ये वेक्टर आपके पास आ जाएगा आई कैप। D1 लिखते हैं, ये आपके पास D1 क्रॉस D2 करना है, D1 क्रॉस D2 करना है, तो D1 का मान है -3 के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करना है -i क्रॉस 2j कैप। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना क्रॉस, आप सभी जानते हो कि ये i j और k, तो यहाँ k क्रॉस i, ये माइनस माइनस तो पहले प्लस कर दो 3, k i आ जाएगा आपके पास j, माइनस माइनस प्लस, और के आई अगर हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस का साइन आएगा, के जे, के से जे उल्टा जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, बट एक माइनस यहाँ पर पहले से है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये भैया आपके पास प्लस है, ये क्रॉस नहीं है, एक बार ये आपके पास प्लस 2j, तो ये के जे से उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये आपके पास आई आ जाएगा। तो D1 क्रॉस D2 आपके पास ये आ गया है। अब हमें निकालना है P का मान, तो A2 माइनस A1 का मान आपके पास आई कैप आ गया है, डॉट प्रोडक्ट करना D1 क्रॉस D2 3j प्लस आई कैप, और इसके मैग्नीट्यूड का भाग देना है। जैसे इसके मैग्नीट्यूड का भाग देंगे तो 3 या 9 प्लस 1 अंडर रूट 10, आई जे 0 आई 1 1 बट्टा, ये 2 आएगा भाई, एक रेख 2 आएगा, ये 2 आएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 बट्टा रूट 10, 2 बट्टा रूट 10 है, सॉरी रूट 10 नहीं है, 3 या 9 4 चौक 16, ये आ जाएगा 2 दूनी 4। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 3 दूनी 6 हो गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ पूरी चीज को, ताकि खिचड़ी ना पके।
तो यह आपके पास आ जाएगा 3j कैप माइनस माइनस प्लस 6i कैप। अब सही है। तो यहां पर देखो एक बार आप p बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा i वेक्टर डॉट 3j प्लस 6i कैप, और नीचे आ जाएगा 3 तिया 9 6 6 36। ठीक आएगा ना, एक बार देख लो दोबारा, 3 तिया 9 6 6 36, और ऊपर देखोगे ये तो 0 आई 6 6 अपॉन में 36 और 9 45, और 9 5 45 होता तो 9 से तो आ गया 3 बार, 9 5 45, 3 दूनी 6 2/√5। ऑप्शन नंबर सेकंड है, जिसका भी आ रहा है वो करेक्ट है। 6 जाएगा, बिल्कुल सही है। कृष्णा शर्मा बोले सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल भाई, जिसका सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि सरल रेखा की समीकरण है वो ऐसे भी दी जा सकती है, ऐसे भी दी जा सकती है। तो इसको अगर आप पहचान लिया है तो फिर तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था, a2 माइनस a1 चाहिए और d1 क्रॉस d2 चाहिए, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो और आपके पास मान आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं आरपीएससी में, तो ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था इसका आपका प्रूफ भेजना है आपने, लेकिन किसी ने भी, एक लड़की जो कृष्णा शर्मा है उसने जरूर एक भेजा था प्रूफ है कि सर एक क्वेश्चन मेरे से हुआ बाकी नहीं हुई। आप बताओ भाई बाकी लोग प्रूफ किया या नहीं किया। अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे कि जितना पढ़ा रहे हो उतना कर रहे हो, खुद से अगर मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन है वो होने की संभावना है वो कम हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा भाई जो कोचिंग में या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो कि जितना पढ़ा दिया है वो हो जाएगा सिलेक्शन। जब तक खुद आप मेहनत नहीं करोगे, खुद अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ऐसे कोचिंग में लेने से या किसी से पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो बहुत सी कोचिंग है जहां पर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर तो सिलेक्शन किसका होगा, जो खुद से मेहनत करेगा, अपनी तरफ से एफर्ट करेगा। आप लेकर आओगे सर ये क्वेश्चन है इसमें ऐसे करेंगे तो क्या समस्या आ रही। आपको कल एक होमवर्क दिया था कि 2 3 4 क्वेश्चन दिए थे कि आप इनका प्रूफ करना है, कहीं से भी करो, चाहे कहीं से भी इनका प्रूफ करो आप ना। तो इसमें मुझे लग रहा है आप में से किसी ने शायद मेहनत ही नहीं की होगी, ट्राई नहीं किया होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं भी ये प्रूफ नहीं मिलेंगे, गूगल पे या किसी न किसी बुक में जरूर मिल जाते। बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होना है। जब तक खुद आप अलग से मेहनत नहीं करोगे, अगर आपको 1 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है, ये भी इसलिए दिया जाता है कि आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। फिर कहोगे सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना है। ठीक है ना। तो चलो फिर देखते हैं भाई, 1 2 मैं करवाता हूं, फिर आपको वापस खुद को ही करना है, या डायरेक्ट याद तो रखना है, या इसको रिजल्ट के रूप में लिखवा देते हैं ये रिजल्ट है, याद कर लेना बस। ठीक है, वैसे भी आपको याद ही करने हैं कि जो चीजें लेंथी हैं मैं खुद आपको नहीं बोलता हूं कि वो चीजें आप करो, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा, सिर्फ वही आपको होमवर्क दिया जाता है। चलो देखो क्या है आपके पास, यदि किन्हीं 2 रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक् हो जाए आपके पास गिवन है। फर्स्ट रेखा की L1 M1 N1 है, और जो दूसरी रेखा है उसकी दिक् हो जाए L2 M2 N2 है। 2 रेखाएं हैं जिनकी दिक् हो जाए आपको गिवन है। फिर क्या पूछा है, और इनके कोण, इनके बीच में कोण, इनके बीच लिख लेना भैया, इनके बीच कोण है वो थीटा हो, तब इन रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा के दिक् अनुपात और दिक् हो जाए कुछ। आपके पास क्वेश्चन समझो पहले तो क्या गिवन है। आपके पास 2 रेखाएं गिवन है, आपके पास 2 रेखाएं गिवन है। थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को अच्छे से बना देता हूं। ये आपके पास 2 रेखाएं गिवन है। ये रेखा मान लेते हैं आपके पास L1 रेखा है, ये आपके पास L2 रेखा है। इन रेखा की, इस रेखा की दिक् हो जाए आपके पास L1 M1 N1 है, और इस रेखा की दिक् हो जाए L2 M2 N2, L2 M2 N2 है। तो आपको बताना है इस रेखाओं के बीच में कोण थीटा है, एक कोण तो आपके पास ये भी होगा और दूसरा कोण ये भी होगा। अगर इनके बीच में कोण थीटा है तो इन कोण को समद्विभाजित करने वाली, समान 2 भागों में बांटने वाली ये वाली जो रेखा है, और इसके कोण को ये भी तो विभाजित करती है, तो इन रेखाओं की दिक् को जो आपको बतानी है क्या होगी। ये बोल रहा है
कि इन दोनों रेखाओं में एक रेखा की जो दिक कोजा है वो दिक अनुपात है वो L1 प्लस L2, M1 प्लस M2, N1 प्लस N2 होगा, जबकि दूसरी रेखा है उसके दिक अनुपात हैं वो L1 माइनस L2, M1 माइनस M2 और N1 माइनस N2 होगा। ये आपसे ये पूछ रहा कि इतना होगा, तो आपको प्रूफ करना कैसे होगा। अगर दिक अनुपात है तो वहां से आप दिक कोजा आराम से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको एक रिजल्ट यूज आएगा, वो रिजल्ट क्या प्रूफ भी है, एक प्रकार से मैंने बताया भी था, बट आप वापस भी देख सकते हो। यदि ओपी रेखाखंड की लंबाई r है एवं ओपी की दिक कोजा की डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास LMN हो, तो बिंदु P के निर्देशांक है वो कितने होंगे। बिंदु जो P के निर्देशांक है वो ध्यान रखना आपके पास क्या होंगे, LR, MR और NR होंगे। ये आपको एज ए रिजल्ट के तौर पे भी ध्यान रखना है, और सिंपल सा है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई ओरिजिन है जहां पर P कोई बिंदु है, अगर इसकी दूरी R है और इसके जो दिक अनुपात है इस रेखाखंड के LMN है, तो उस केस में इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो LR, MR और NR होंगे। आप देख सकते हो 3D के अंदर देखना, इसको 2D नहीं, इसको 3D में देखना। 3D में जैसे आप देखोगे तो यहां से मान लेते हैं लंब L डाला, अगर ये कोण बीटा है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर आपके पास ये कौन सी y एक्सिस है, अगर ये कोण बीटा है तो यहाँ पर आप त्रिभुज देखोगे POB, और यहाँ पर अगर POB में आप देखोगे कोस बीटा का मान कितना आएगा, बताओ भाई। कोस बीटा का मान, ये दूरी आपसे कितनी होगी, अगर लंब डालते हैं तो ये दूरी आपके पास y होगी, y बटा r आ जाएगा, और ये कोस बीटा का मान कितना है, ये m होगा, दिख कोजा है ना m, तो y बराबर y अपॉन r, तो y का मान m r आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर x एक्सिस पे लंब डालोगे तो x बराबर LR आ जाएगा, और z एक्सिस पे डालोगे तो z बराबर NR आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस बिंदु के निर्देशांक है वो निकाल सकते हैं। यानी मूल बिंदु से कोई बिंदु P को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसकी दूरी पता है, उसके दिक अनुपात पता हो, दिक अनुपात हो तो दिक कोजा निकाल सकते हैं। तो उस केस में उस बिंदु के निर्देशांक हम इस रिजल्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट यहाँ पर यूज आएगा प्रूफ में। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो आपके पास दो रेखाएं हैं, ये रेखा आपसे L1 है, ये रेखा आपके पास L1 है, और ये रेखा आपके पास L2। ये मान लेते हैं कि ओरिजिन है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमें मान लेते हैं कि ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से गुजरती हैं, और माना कि ओरिजिन से दूरी R पर आपके पास एक बिंदु A है, और इतनी ही दूरी पर आपके पास L2 रेखा पर बिंदु B है। तो आप बताओ A बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। अगर L1 रेखा की दिक हो जाए L1 M1 N1 है, और L2 रेखा की दिक हो जाए L2 M2 N2 है, ये हमें गिवन है, ये उसने बोल रखा है दो रेखाएं जिसकी दिक हो जाए L1 M1 N1, L2 M2 N2 है। तो आप मुझे बताओ अगर मूल बिंदु से दूरी R है, ये भी दूरी R है, तो A के निर्देशांक है वो कितने हो जाएंगे। आप कहोगे सर इसके L1R M1R और ये N1R, और इसी प्रकार B के निर्देशांक है वो L2R M2R और N2R हो जाएंगे। अभी जो रिजल्ट बताया है उस रिजल्ट की हेल्प से अगर आपके पास OB साइड है, मैं मान लेता हूं यहां पर कोई बिंदु B डैश है जो सेम दूरी पर है, तो इसकी डायरेक्शन LMN है, तो उल्टी डायरेक्शन कितनी हो जाएंगी इसकी, ऑपोजिट साइड में -L -M2 -N2, तो बिंदु B डैश के निर्देशांक वो कितने आ जाएंगे, -L2R -M2R और -N2R। ये चीज बताओ भी आपको समझ आ गई या नहीं है, एक बार यहां तक बताओ। रेखा L1 की दिक कोजा गिवन है, रेखा L2 की दिक कोजा गिवन है। हमने हमारी तरफ से माना है कि रेखाएं जो है वो ओरिजिन से पास हो रही हैं,
और इससे r दूरी पर एक बिंदु A है और सेम r दूरी पर एक बिंदु B है रेखा इस पर, तो बाय रिजल्ट इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर इसकी दिक् हो जाए LMN है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की दिक् हो जाए -L2 -M2 -N2 हो जाएंगे, तो उस केस में बिंदु B डैश के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास ये आ जाएंगे। यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो भाई। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके जो एंगल है इसको समद्विभाजित करेंगे, समान दो भागों में बांटेंगे। और अगर आप इनको दो समान भागों में बांटोगे तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ पर जो बिंदु आ रहा है, यहाँ पर जो बिंदु आ रहा है P, मान लेते हैं P बिंदु आ रहा है, तो इसके निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे, ये O है ये है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे L1 प्लस L2 बाई 2R, M1 प्लस M2 बाई 2R, और ये आपके पास N1 प्लस N2 बाई 2R। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि ये बिंदु P है वो A और B का मध्य बिंदु होगा। कैसे होगा बताओ भाई, A और B का मध्य बिंदु है वो P होगा। और इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला कोण है, इसको अगर मैं समद्विभाजित करूं तो इनका समद्विभाजित पर जो बिंदु आएगा Q, वो क्या होगा, A और B डैश का मध्य बिंदु होगा। जैसे ही मध्य बिंदु होगा तो इसके कोऑर्डिनेट L1 माइनस L2 R बाई 2, M1 माइनस M2 बाई 2R, और ये N1 माइनस N2 बाई 2R हो जाएगा। ये बताओ कि मध्य बिंदु कैसे होगा, P और Q है वो मध्य बिंदु कैसे होगा। तो अगर आपने पढ़ा था अंतः केंद्र, जब हम पढ़ते हैं अंतः केंद्र तो वहां पर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल बाइसेक्टर है। लेकिन ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर कभी भी इसको दो बराबर भागों में बांटे ऐसा जरूरी नहीं है। ये ABC है, ये D है, बट हम एक रिजल्ट जानते हैं अंतः केंद्र के लिए कि AB और AC का जो अनुपात है, AB और AC का जो अनुपात है वो BD और DC के अनुपात के बराबर होता है। यानी AB और ये बराबर होंगी और ये बराबर होंगी, ऐसा हमने पढ़ते हैं। AB और AC का अनुपात है वो BD और DC के अनुपात के बराबर होता है। ये है AB और नहीं, AB अपॉन BD होता है शायद, क्या होता है ये, AB अपॉन BD, ये शायद ऐसे होता है, AB अपॉन BD का जो अनुपात है वो AC अनुपात DC के बराबर होता है, शायद ये वाला होना चाहिए। संगीता जी बोले हैं समभाजित कर रहे हैं ना सर, नहीं नहीं, इक्वल कोण के सामने की भुजा भी इक्वल, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इक्वल कोण के सामने भुजा इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये रिजल्ट लगेगा और यहां से देखोगे तो ये R है, ये R, ये दूरी समान है, तो ये R है तो इसको R होना पड़ेगा, इसको भी R होना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या है, माध्यिका होती है जो बराबर भागों में बांटती है, बट ये दूरी R है, ये R है, तो इसको भी R होना पड़ेगा, इसको भी R होना पड़ेगा। और ये दूरी R है, तो यानी कि D है वो क्या है, मध्य बिंदु होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है तब जाके ये बिंदु है वो मध्य बिंदु होगा। तो इसी प्रकार ये दूरी भी R होगी और ये दूरी भी R होगी, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। ये मध्य बिंदु है और इस रेखा पर स्थित है, ये मध्य बिंदु इस रेखा पर स्थित है। तो इस रेखा की बता सकते हो क्या आप, इस वाली रेखा की जो दिक् कोजें हैं वो क्या आ जाएंगी, वो बोलोगे L1 प्लस L2, दिक् कोजें नहीं, यहां पर आपके पास दिक् अनुपात मिलेंगे, L1 L2 M1 M2 और ये N1 प्लस N2, और इस रेखा की जो दिक् अनुपात है वो आपके पास L1 माइनस L2 M1 माइनस M2 और N1 माइनस N2 हो जाएंगे। दिक् अनुपात क्योंकि दो से विभाजित कर सकते हैं। जैसे देखो ये बिंदु के निर्देशांक है, तो R हटाने के बाद आपके पास क्या मिली, इसकी दिक् कोजें मिली, दिक् कोजें मिली थी। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दिक् अनुपात तो अनंत होते हैं। तो ये आपके पास इस रेखा के दिक् अनुपात मिल गए और इस रेखा के दिक् अनुपात आपको ये मिल गए। और आपको यही तो प्रूफ करना था कि इनके कोण को समद्विभाजित करने वाले रेखाओं के दिक् अनुपात है वो एक तो माइनस होगा बीच में, एक में प्लस होगा। अब आपको क्या निकालना है, दिक् अनुपात मिल गए हैं तो दिक् कोजें निकालनी है। और अगर आपको दिक् कोजें निकालनी है तो इसके अंदर भाग किसका दोगे, L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर प्लस
m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। इसका भाग दोगे, इसके अंदर भी, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, तो आपके पास दिक हो जाएंगे। इसी प्रकार L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर प्लस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 माइनस N2 का होल स्क्वायर का भाग अगर इस तीनों में देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके कोरस्पोंडिंग आपके पास दिक हो जाए आ जाएंगे। और जैसे आप भाग दोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, L1 स्क्वायर मिलेगा, L2 स्क्वायर मिलेगा, 2L1 L2 मिलेगा। यहां से इनको सोल्व करोगे तो आपको लास्ट में सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, इसी प्रकार L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, 2 टाइम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही आएगा ना। यहाँ से L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर और 2 टाइम L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो 2 कॉमन ले लिया है, ये आपके पास 1, ये 1, तो 1 प्लस 1 2, और जैसे 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस ये क्या आ जाएगा बताओ भाई, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, कोस थीटा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा लिख सकता हूं। और जैसे मैं यहां पर कोस थीटा लिखता हूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम 1 प्लस कोस थीटा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, जैसे 2 टाइम कोस थीटा लिखा, इसका अंडर रूट भी लेना है, लास्ट में अंडर रूट भी लेना भाई, तो ये आ जाएगा 2 तो बाहर आ गया, इसको लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जैसे इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2, 2 कोस थीटा बाई 2 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2, 2 कोस थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएंगे उसकी दिक हो जाए, उसके दिक हो जाए आपके पास आ जाएंगे, जो कि ये लिखी हुई, जो आपके पास ये लिखी हुई, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, इसकी अगर प्लस वाला साइन लेते हैं तो उस केस में दिक हो जाए, ये है दिक अनुपात। अगर माइनस वाला साइन लेते हैं तो यहां पर देखो भैया, आप थोड़ा सा साइन आएगा कोस आएगा, एक बार देखो। अब 2 चीजें हैं यहां पर भाई, जैसे यहां पर बीच में माइनस लेंगे तो आपके पास यहां माइनस आ जाएगा, और जैसे यहां पर माइनस आएगा तो 1 माइनस यहां पर आ जाएगा, और ये माइनस आते ही 1 माइनस कोस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा बाई, यहां से इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। बट अगर हम देखें यहां पर तो इसके हिसाब से तो साइन थीटा बाई 2 आना चाहिए, बट अगर हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं, एक एंगल थीटा मान लिया, तो ये आपके पास 180 माइनस थीटा आना चाहिए हिसाब से, तो और ये अगर 180 माइनस थीटा आएगा तो उस केस में कोस 1 माइनस 80 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का आ जाएगा, एक माइनस पहले से तो प्लस भी हो जाना चाहिए, तो वापस ये कोस भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा आपको देखना है सॉरी भाई, सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मुझे भी ये लग रहा है कि अगर हम इसको कोण थीटा मान ले हैं तो ठीक है, बट कोण इसको थीटा मान लिया, इनके बीच में कोण थीटा मान लिया, तो उस केस में तो साइन आना चाहिए। अगर हम ये कोण थीटा मान लेंगे तो बीच में साइन आना चाहिए, क्योंकि ये थीटा है। अगर ये थीटा माना तो ये 180 माइनस थीटा है, तो इस केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैंने एक बुक में देखा था, उस बुक में यहाँ पर साइन दे रखा है, एक जगह रिजल्ट देखा था, उस रिजल्ट के अंदर मैंने यहाँ पर दोनों जगह क्या ले रखे हैं, कोस भी ले रखे हैं। तो वो डिपेंड करता है इस टाइप का कि कौन सा कोण थीटा मान रहा है, वो प्लस वाली साइड वाला कोण थीटा मान रहा है, माइनस वाला मान रहा है। अगर माइनस वाला थीटा मान रहा है तो उस केस में यहाँ पर साइन ही आएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है थोड़ा सा, बट ज्यादातर क्वेश्चन संभावना वो यही पूछा जा सकता है, दिक अनुपात, लेकिन आपको दिक कोजाओं के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, एक बार आप भी थोड़ा सा इसके बारे में और सोचना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट, अच्छा ये तो हो गया, सभी को प्रूफ भी समझ आ गया है और ध्यान भी रखना है। टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं इसको जल्दी से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ आपको खुद को ही करना है। पहले तो क्या दिया गया है, 3 परस्पर लंबवत रेखाओं की दिक हो जाए क्रमशः। ये 3 रेखाएं आपके पास L1 L2 L3, ये 3 रेखा आपके पास L1 L2 L3 रेखा, L1 L2 L3 लंबवत हैं। L1 की दिक हो जाए L1 M1 N1 है,
L2 M2 N2 L2 की दिक्कोजय हैं और L3 M3 N3 हैं वो आपके पास L3 रेखा की दिक्कोजय हैं, तब इन रेखाओं से समान कोण बनाने वाली एक रेखा की दिक्कोजय। मान लेते हैं एक रेखा है L जो इन सभी से समान कोण बनाती है और उसकी दिक्कोजय हम मान लेते हैं कि LMN है एक प्रकार से, या हम दिखाना कि ये इसकी दिक्कोजय होंगी। तो एक मान लेते हैं रेखा है जिसके दिक अनुपात ये हैं, जिसके दिक अनुपात ये हैं, और हम ये दिखा दें या मैं बोलूं दिक्कोजय ये हैं, एक बार दिक अनुपात मान लेते हैं। ये रेखाएं गिवन है, परस्पर लंबवत हैं, तो यहाँ से हमें एक चीज का पता है L1 प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का मान 1 होगा, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का मान भी 1 होगा, L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर का मान 1 होगा, ये हम जानते हैं। उसके बाद परस्पर लंबवत हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का 0 होगा, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 का मान 0 होगा, और L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 का मान 0 होगा। ये चीजें हमें गिवन है, ये सब चीजें हमें गिवन है वो इस कंडीशन से कि तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो हम जानते हैं रेखाएं लंबवत हैं तो उनके बीच का कोण 0 होगा, कोण 90 डिग्री होगा, तो कोस 90 का मान 0 होगा। तो ये 6 कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब मान लेते हैं कि एक रेखा है जिसके दिक अनुपात ये हैं और वो इन तीनों से समान कोण बनाती है। तो दिक अनुपात अगर ये हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 M1 प्लस M2 प्लस M3 N1 प्लस N2 प्लस N3, तो इससे हमें दिक्कोजय अगर निकालनी है तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे, और जैसे इनको सिंप्लीफाई करोगे और जो ऊपर 6 कंडीशन है उनकी हेल्प से आप देखोगे तो इनका मान है वो √3 आएगा, क्योंकि एक √3 आएगा तो अपने आप ही दूसरे √3 हो जाएंगे। ये तो आपको करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि मान लेते हैं उस रेखा की जो हमने ये दिक्कोजय आ गई हैं, अब हमें क्या करना है, हमें L1 के साथ कोण निकालना है। मानना इसके साथ कोण थीटा है, तो आपको क्या करना है, ये रेखा L1 की दिक्कोजय है, ये उस रेखा L की दिक्कोजय है, जो माना हमने इसका इसके साथ कोण निकालना है। फिर आपको इस L2 का इसके साथ कोण निकालना है, L3 का इसके साथ कोण निकालना है। तो आप देखोगे तीनों से कोण है वो समान आ रहा है, शायद इसका मान 1/√3 आएगा, कोस थीटा बराबर 1/3 या 1/√3, एक बार चेक कर लेना जो भी आए। अगर तीनों से सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये रेखा है वो वही रेखा है जो तीनों से समान कोण बना रहे हैं और उसके दिक्कोजय हैं वो ये हो जाए। बट आपको ये तो अगर प्रूफ करना है तो ऐसे ही देखना है, और आपको चेक भी करना है एक बार करके, और डायरेक्ट ध्यान भी रखना है तीन रेखाएं अगर परस्पर लंबवत है तो ऐसी रेखा जो इन तीनों से क्या हो, समान कोण बनाती हो, समान कोण बनाने वाली, तो उसकी दिक्कोजय क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3, 3 है तो √3 का भाग दे दो। दिक अनुपात तो इसके अनंत हो सकते हैं, बट दिक्कोजय आपके पास ये होंगे। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी आसान है, घन के किन्हीं दो विकिरणों के बीच कोण निकालना है, तो ये आपके पास भी घन ले लो, यह आपके पास घन है, और आपको बताया भी था शुरुआत में, इस बिंदु के निर्देशांक मान लो ए है, तो आप इन सभी के निर्देशांक निकाल सकते हो। ये आपके पास ए 0 हो जाएगा, ये ए 0 0 हो जाएगा, ये 0 ए 0 हो जाएगा, ये 0 0 ए हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 ए हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ए 0 ए हो जाएगा। ये होगा ना, एक्स जेड में वाई 0, वाई जेड में एक्स 0, एक्स वाई में जेड 0। अब आपको क्या करने हैं, एक इससे इसको मिलाओ, एक विकिरण ये हो गया है, दूसरा विकिरण ये ले लो, ये इसके दिक्कोजय निकालो, इसकी दिक्कोजय निकालो, इनके बीच में कोण निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इन घन के दो विकिरणों के बीच कोण आ जाएगा। और आप देखोगे ये 4 विकिरण बनते हैं घन के, आप जिस रूम में बैठे हो आप चेक कर सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर आप देखोगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 4 विकिरण बनते हैं, और चारों विकिरणों को अगर आप दिक्कोजय देखोगे तो आएगी 1/√3 1/√3 1/√3, ये तो आएंगी इसकी जो आपके पास O से इसको मिलाते हो। फिर एक की आपके पास -1/√3 1/√3 1/√3 आएगा। उसके बाद एक क्या आ जाएगा 1/√3 -1/√3 1/√3, और एक आपके पास 1/√3 1/√3 -1/√3। ये आपको चेक करना है। ये आपके पास बिंदु गिवन है, दोनों बिंदुओं के दिक अनुपात निकालो, फिर उसके भाग दोगे तो ये आएंगे तीनों प्लस, फिर एक जगह माइनस पहले पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर।
ये चार हैं वो क्या आएंगे, जो घन के विकिरण हैं उन चारों के दिक् हो जाएंगे, विकिरणों के दिक् हो जाएंगे। तो आप निकाल सकते हैं कोई भी दो लो जिनके बीच में कोण बन रहा हो तो ये आपके मान आ जाएगा। डायरेक्ट याद भी रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये नहीं वहां पर जाके निकालोगे, डायरेक्ट कोस इनवर्स 1/3 आ जाएगा। एज ए रिजल्ट के तौर पर भी ध्यान रखना है और इसको प्रूफ भी कर लेना। नेक्स्ट, यदि दो रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइन इन प्रतिबंधों से दी जाती है, ये दो प्रतिबंध है, तो आपको बताना है कि रेखा अगर लंबवत है तो F/A प्लस G/B प्लस H/C 0 होगा, और रेखा अगर समांतर है तो AF का अंडर रूट प्लस माइनस G/B का अंडर रूट प्लस माइनस CH का अंडर रूट बराबर 0। ये क्वेश्चन है जो 2010-11 में बुक लगती थी ना 3D की, जो 4 बुक लगती थी, उसके अंदर इसका प्रूफ भी है, आप देख लेना। ये प्रूफ भी है, आपको मिल जाएगा, जो सनातन क्लासेज है उसके स्टडी मटेरियल के अंदर जाओगे तो बुक की PDF भी वहां पर है, तो इसका प्रूफ आप देख सकते हो। आज थोड़ा सा समय कम है तो ये प्रूफ आप देख सकते हो, अच्छा है। तो डायरेक्ट एज ए रिजल्ट के तौर पर भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और लास्ट है, यदि घन के 4 विकिरणों से कोई रेखा अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। अभी हमने देखा था ये 4 विकिरण हैं जिसकी दिक् हो जाएंगे, एक रेखा है, मान लेते हैं एक विकिरण के साथ अल्फा, दूसरे के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा, चौथे के साथ बीटा कोण बनाती है, तो आपको क्या करना है, कोस अल्फा मान लेते हैं उस रेखा की दिक् हो जाए LMN है, तो इसके साथ करेंगे कोस अल्फा, मान लेते हैं इसके साथ बना रही है, यहाँ से कोस बीटा, कोस गामा, कोस डेल्टा, करना क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस कोस स्क्वायर गामा, चारों का जोड़ करना। आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा, तो 1 1 4 आ जाएंगे, और इधर लेके जाएंगे तो 4 माइनस 4/3, 4 3 12 माइनस 3 8/3। यहाँ से यहाँ आना तो बहुत ज्यादा आसान है। तो ये भी आपको एज ए रिजल्ट के तौर पर ध्यान रखना ही रखना है, बट इनका प्रूफ भी आप करके रखना ताकि आपके लंबे समय तक याद भी रहें और चीजें आप थोड़ा बहुत सीखते भी रहो, अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है। तो ये आपके पास 3D था, 3D की आपकी 3 क्लासों के अंदर पूरा का पूरा 3D की जो सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से जो जो मैंने रिजल्ट लिखाए हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये पूछा गया डायरेक्ट, यहाँ से पूछ सकते हैं 3 रेखाओं की दिक् हो जाए, दे देंगे अलग अलग, और पूछेंगे 3 से समान कोण बनाने वाले रेखा की दिक् हो जाए बताओ, तो आपको L1 M1 N1 को जोड़ना, √3 का भाग देना, ठीक है ना। तो यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी इनके मान दे देंगे तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको एज ए रिजल्ट के तौर पर भी याद रखना है और साथ में इनका प्रूफ भी करके रखना है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी सरल रेखा की क्लास, उम्मीद है आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में बोल सकते हो, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, अदरवाइज आप कल नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें भी आप बोल सकते हो, ठीक है। उम्मीद है चीजें आसान है, बिल्कुल ही सरल रेखा, देखो कितना छोटा सा टॉपिक है, कितना सरल टॉपिक है, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा।